नमस्कार किसान साथियों, मैं ऋतिक कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि किसान के लिए ये क्या लेके आए हैं नया और इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए चलते हैं सर के पास। तो सर, मैं चाहता हूँ एक बार किसानों को आप बताएं अपना नाम और आप कैसे। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार मिश्रा हूं और जल प्रौद्योगिकी केंद्र पे मैं एक प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूं। ये जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और इस जल प्रौद्योगिकी केंद्र पर हम लोग उन्नत फसलोत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की जल प्रौद्योगिकियों का विनिर्माण करते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को सिंचाई और उससे संबंधित जल प्रबंध से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से बचाया जा सके। तो इसमें सर क्या आप कुछ नया लाए हैं अभी? देखिए, ऐसा है कि सर सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास किसी भी क्षेत्र में कितना जल उपलब्ध है। तो हमारे वैज्ञानिकों का एक दल है, वो किसी भी क्षेत्र के अंदर उपस्थित समग्र जल का आकलन करता है। अब जल की मात्रा जो है वर्षा से भी प्राप्त होती है और जो भूजल है उससे भी है, लेकिन हम एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जिसमें कि वर्षा की अगर उपलब्धता है तो उस जल को हम अपने खेतों में संरक्षित करें और उससे फसल उत्पादन करें। और जब हमें जल की आवश्यकता होती है तो हम विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो हमारा संग्रहित जल हो और या फिर भूगर्भ जल हो यानी कि भूजल हो, उन दोनों के प्रयोग से, और कभी कभी किन्हीं क्षेत्रों में नहरें भी हैं, नहरों का जाल हमारे देश में बिछाया गया है और ये जाल हमारे स्वतंत्रता के बाद ही बिछा है। तो उन सभी स्रोतों से जहाँ से हमें जल उपलब्ध हो सकता है उसका आकलन करके उसका सम्यक प्रबंधन हमारा अभीष्ट है, जो हम यहाँ जल प्रौद्योगिकी केंद्र में कर रहे हैं। सर, सरकार वन ड्रॉप मोर क्रॉप हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि हमारे किसान भाई थोड़ा जल के प्रति कम सहिष्णु हैं कि अगर जल उपलब्ध है तो फिर अभी खुला जल देने की प्रथा बंद नहीं हुई है, परंतु उससे क्या होता है कि जल उपयोग दक्षता बहुत घट जाती है, यानी कि जल की मात्रा की हानि होती है और इसके अतिरिक्त जो किसान जल लगाने के लिए, चाहे वो डीजल का खर्चा हो या बिजली का खर्चा हो, वो खर्च बढ़ जाता है, यानी कि लाभ में बहुत ह्रास हो जाता है, लाभ में कमी आ जाती है। तो इससे होगा क्या कि अगर हम प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसकी बात आजकल जो चर्चा चल रही है, यानी कि बहुत कम जल से अगर उतना ही उत्पादन ले सके तो हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और अगर किसान का सिंचाई के प्रति खर्च कम होता है तो उसके लाभ में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। तो जो आज का जो नया जो टैगलाइन, जो नया उद्देश्य है हमारा कृषिगत जल प्रबंधन का, उसमें यही है कि कैसे अधिक से अधिक उत्पादन और कम से कम जल प्रयोग करके लिया जा सकता है। इसके लिए जो नई नई तकनीकियाँ आई हैं, जिनमें सिंचाई की बहुत सी सुंदर अच्छी विधियाँ आई हैं, जैसे कि अब पहले लोग ड्रिप सिंचाई को सबसे ज़्यादा दक्ष मान रहे थे, करीब 80 से 90% तक, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा था कि ज़मीन की सतह से पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नुकसान हो रहा था, जल का नुकसान होता था। तो अब जो नई तकनीकी आ रही है वो ये है कि ड्रिप लाइन भी ज़मीन के नीचे लगाई जाए। अच्छा, खास तौर से जैसे कि आप देखते हैं कि लाइन में जो फसलें बोई जाती हैं, आलू है या अन्य फसलें जो ड्रिल से बोई जाती हैं, उनमें भी पहले आप सिंचन तंत्र को ज़मीन में बिछा लें और उसके बाद आप सिर्फ जड़ क्षेत्र को ही सिंचित करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो फसलों की जो जड़ें हैं वहीं से पानी अवशोषित करती हैं, तो हमें जड़ों को ही सिंचाई करनी है। इसके ऊपर का यहाँ वहाँ का जो पानी है वो सारा का सारा व्यर्थ ही चला जाता है, ठीक है। और जैसे फसलें जब बढ़वार की अवस्था में होती हैं तो जैसे जैसे उनका जो तना बढ़ता है वैसे वैसे उनकी जड़ भी बढ़ती है, ठीक है। और तो क्या होता है कि हम लोग पानी एकदम दे देते हैं ये मान करके कि जड़ क्षेत्र 90 सेंटीमीटर है या 1.25 मीटर है या जो भी है, लेकिन जड़ क्षेत्र तो धीरे धीरे बढ़ता है और उसी प्रकार से हमें उतना ही जड़ क्षेत्र को संतृप्त करना चाहिए जितनी जड़ बढ़ी हुई है, यानी कि उससे ज़्यादा का पानी सिर्फ बर्बाद ही हो जाता है। तो हमारा प्रयास है कि हम ये भी देखें कि जिस प्रकार से पौधा बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ती है, उसी प्रकार से हम सिंचाई बढ़ें। यानी हर सिंचाई में एक ही मात्रा देना उचित नहीं है, ये हम लोगों का अभी नया
जो शोध से पता चला है। और इसके लिए बहुत सारे प्रचालक हैं, जैसे कि ज़मीन में जो मिट्टी है, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसका भी हमें ध्यान देना होगा। अभी वास्तव में कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है वो देखना पड़ेगा, वो जल पूर्ण है या अपूर्ण है ये देखना पड़ेगा। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो मृदा की जो जल तन्यता है वो एक फील्ड कैपेसिटी, इसको कट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो फील्ड कैपेसिटी होती है उस तक हम पहुंचा दें, और हमारा सिंचाई का यही उद्देश्य होता है। सर कभी कभी देश में सूखा पड़ जाता है जिसके चलते जो जल संचयन है कम हो जाता है, तो सिंचाई की चुनौतियां नहीं आ जाती, ऐसे किस तरह निपटते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि पहले हम अपने पूरे देश को देखें तो कुछ क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है, जहां पर लगातार ये देखने में आया है कि वहां सूखा पड़ ही जाता है। तो उस जगहों को, यानी कि वो शुष्क प्रदेश है, उन शुष्क प्रदेशों में जो फसल की जो व्यवस्था है वो पहले से ही निर्धारित है। वहाँ पे कम जल मांग वाली फसलें उगाई जाती रही हैं, जैसे है ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है, ये हमारी जो फसलें हैं ना ये कम जल मांगती हैं। अच्छा। कुछ दाल वाली फसलें भी कम जल मांगती हैं, सरसों है और कुछ तिलहन भी कम जल मांगता है। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ की फसलें अलग है, जैसे धान। तो धान पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वी मध्य क्षेत्र में, यहाँ तक कि अब तो हरियाणा और पंजाब में भी धान उगाया जा रहा है, लेकिन इनके पास क्या है, या तो सिंचाई का जल नहरों के द्वारा उपलब्ध है अथवा वो भूजल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से ये पूर्वी क्षेत्र हमारे देश का जो है, या पूर्वी उत्तरी क्षेत्र कह लिया जाए, जिसमें कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ तक कि कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी माना जा सकता है, जो नैसर्गिक रूप से धान उगाने के लिए बना हुआ है। तो वहाँ पे धान उगाना उचित है। परंतु ऐसी जगहों में जहाँ पर जल की कमी होती है, सूखा प्रवणता है, वहाँ धान उगाने का मतलब है आप बिल्कुल डिसास्टर की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ दूसरी तरीके की फसलें थी। फिर भी आज जो उन्नत जल प्रबंधन तकनीकी है उसके द्वारा इन क्षेत्रों में भी, जो कि नैसर्गिक रूप से धान के उत्पादक क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर भी धान या ऐसी अधिक जल मांग वाली फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे कि आप केले की बात करें, वो भी ज़्यादा जल मांग वाली फसल है, और अब उसको भी ड्रिप इरिगेशन से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो सर जो ड्रिप इरिगेशन का जो पाइपलाइन नीचे बिछाते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो क्या दूसरी फसल में भी उसको उपयोग करते हैं या नई पाइपलाइन बिछानी पड़ती है? नहीं, ऐसा है कि अब देखना ये पड़ेगा कि अगर एक जैसी फसलें लगी हैं, जिनमें जैसे मैंने पहले बताया ना कि जिनका जड़ क्षेत्र कितना है, जी। तो कुछ फसलों में जो झकड़ा जड़ होती है उनका जड़ क्षेत्र आप 40 से 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, जो वास्तव में जहाँ से पौधा जल ग्रहण करता है। कुछ फसलें होती जिनकी जड़ सीधे नीचे जाती है। तो अगर ऐसा व्यतिक्रम है तब तो नहीं, लेकिन अगर व्यतिक्रम नहीं है तो अगर एक बार आपने लाइन बिछा दी है जो जड़ क्षेत्र के नीचे है और संतृप्त कर सकता है, तो वैसी ही कम जड़ क्षेत्र वाली फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि जब खेत की जुताई करते हैं तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो ट्रैक्टर की टाइन्स हैं वो ऐसा ना हो कि वो पूरी की पूरी सिस्टम को उखाड़ दे। थोड़ा वहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है। सर एक सवाल मेरा और है कि खासकर मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ आज भी जो गेहूँ है छिड़काव विधि से द्वारा बुआई करते हैं, तो वहाँ किस तरह ये पाइपलाइन बिछाई? वहाँ तो एक नई चुनौती होगी किसानों के लिए। नहीं, बिल्कुल चुनौती है। सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि छिड़काव विधि से तो आपको गेहूँ बोना ही नहीं चाहिए। लेकिन सर किसानों की मान्यता ये है कि लाइन से बोएंगे तो उत्पादन कम होगा। नहीं, किसानों की मान्यता गलत साबित हो गई है हमारे वैज्ञानिकों के परीक्षणों के द्वारा। और पहले तो जब सीड ड्रिल की व्यवस्था हुई है, जिसमें कि आपको पता है कि दाना एक लाइन से दाने गिरते जाते हैं, तो एक ज़माना था, या अभी भी बहुत जगह सीड ड्रिल से बुआई की जा रही है। लेकिन हमारे अभी के जो हमारे नए वैज्ञानिक हैं और वो ऐसी मशीनें बना रहे हैं, और यानी कि जिसमें कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी निर्धारित है। और ऐसी मशीनें क्या कर रही हैं कि लगभग 4 इंच की दूरी पर एक पौधा होना चाहिए, ऐसा इन्होंने हमारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया है। एक नई विधि है, जैसे कि राइस में आपने सुना होगा श्री विधि, उसी तरीके से गेहूं में एक SWI विधि है, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, जिसकी मशीनें भी तैयार हो चुकी हैं और हमारे
पूसा संस्थान के जो कृषि अभियंत्रण विभाग के कुछ अभियंताओं ने ऐसी मशीनें बना दी हैं जिनसे आज बहुत कम बीज दर पे आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और वो जो लाइनों में गेहूं बोने की जो प्रथा थी, आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। जहां क्योंकि आप देखते हैं जब एक पौधा उगता है और उसे अच्छा ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टिलर पैदा होते हैं, और जो सीड ड्रिल है उसमें ढेर सारे एक एक पौधे होते हैं, टिलरिंग कम हो जाती है। तो उस जो पौधे हैं जिन पे टिलरिंग की एक ऐसा गुण है, उसका प्रयोग किया जाए, क्यों ना हम उसका उपयोग करें। और यहाँ पर हमारे सीड रेट भी कम हो जाएगा, आपका पौधे को उगने के लिए और उसको वातावरण और हवा, धूप, पानी जो कुछ भी है, पोषक तत्व, वो पूरे मिल जाएंगे। तो ये जो है वहाँ के किसानों को अपने गेहूं के बोने की जो तरीका है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। पहले तो वो छिटकवा बोने वाले लोग सीड ड्रिल पर जाएं, और जो सीड ड्रिल वाले लोग हैं वो सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन की तरफ, वो मशीन की तरफ जाएं। हो सकता है कुछ दिनों में वो भी ये मशीन प्रयोग करने लग जाएंगे। अच्छा, एक परियोजना चल रही है हमारे जल प्रौद्योगिकी केंद्र में, जिसमें आपको मैं सब सरफेस ड्रिप से गेहूं उगाए जाते हुए दिखाना चाहता हूं। अच्छा, तो इसके परियोजना के जो लीडर हैं वो डॉक्टर खजांची लाल जी हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र में। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ड्रिप की एक सप्लाई लाइन है ये जी। अब यहाँ पर आप बीच में देखिए, एक एक लाइनें दबी हुई हैं। हर पौधे की 2 लाइनों के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रिप की जा रही है, और वहाँ वाल्व लगा हुआ है। देख रहे हैं? बिल्कुल सर। ये पूरे खेत में, ये जो पूरा गेहूं का खेत है, ये उप सतही या अधो सतही ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। और एक बहुत हमारी एक बढ़िया परियोजना चल रही है, जिसके परिणाम मेरा ख्याल है बहुत ही उत्साहवर्धक होंगे किसानों के लिए। और आप समझेंगे कि इसमें खुली सिंचाई के मुकाबले कितने ज़्यादा जल की बचत हो सकती है, ये इस पे परीक्षण किया जा रहा है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लाइन आगे भी गई हुई है, दूसरी तरफ भी है ये। और ये पहला प्रयास तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, पहले लोगों ने ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की थी गेहूं की जी, या फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा मैं बता रहा था कि सतह से जल उड़ जाएगा तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा जल का। तो और ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से लगाया गया है, और इसका वहाँ पे एक टैंक है जहाँ पानी आता है। अच्छा, आप भी आ जाइए हमारे बीच में, क्योंकि आप पूरा ही देख रहे हैं। आ जाइए देख रेख करने के लिए। हमारे खेत के पहरेदार हैं, ये देख लीजिए। आइए आइए। मैं जैसा बता रहा था कि यदि किसान अपने खेत को हर दिन सुबह इस क्षेत्र से, इस कोने से लेके उस कोने तक नहीं देखता है, तो वो नहीं समझ सकता है कि कहीं कोई समस्या आ रही है, और उसकी यील्ड जो है वो ऐसी नहीं हो सकती जैसी उस किसान की होगी जो हर दिन अपने खेतों का निरीक्षण करेगा, और उसे पता लगेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। कभी कोई कुत्ता आ जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है। इसका भी आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये विभिन्न प्रकार के इसमें जो है ट्रीटमेंट लगा करके ये किया गया है। और ये आप हमारे प्रक्षेत्र पर पहुंच गए हैं, जहां पर इसका बोर्ड आप ले सकते हैं। देखिए, अमूमन हमारे किसान जो है 7 से 8 सिंचाई के ऊपर विश्वास करते हैं गेहूं पैदा करने के लिए जी। और ये बोर्ड को देखिए, इसमें हमने सिंचाई नियमन का प्रयास किया है जी। और प्रयास ये किया गया है कि मात्र 2 या 3 सिंचाई से ही हम सफलतापूर्वक गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, और वो भी सतही सिंचाई के द्वारा। तो आप, और इसके साथ ये भी प्रयास किया गया है कि उधर कोने वाला थोड़ा सा वो शॉट नहीं सही रहेगा, यहाँ कुछ दीमक का प्रकोप आ गया है क्योंकि इसमें हमने सूखा रखा हुआ है। तो प्रयास ये है कि गेहूं के साथ में चना की अंतर फसल भी ली जाए। अच्छा। स्ट्रिप क्रॉपिंग में तो स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में हमको 16 गेहूं चाहिए होता है, फिर 16
केवल चिकपी यानी चना चाहिए होता है और बीच में दोनों का इंटरक्रॉप चाहिए होता है। तो हमने प्रयास किया है कि 4 इसकी गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 आप ब्लॉक देख रहे हैं, 4 ये ट्रीटमेंट है। तो हमने प्रयास किया कि सबको एक समान सिंचाई दे करके गेहूं की यहाँ पे बुआई की गई। 2 वैरायटी इसमें लगी है। अच्छा। एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर CSW 118 है और एक 3086 करके HD 3086 हमारी अपनी वैरायटी है। तो यहाँ 2 वैरायटी है, 3 रेप्लिकेशन देख रहे हैं जैसे कि आप ये, और इसमें 4 ट्रीटमेंट हमारे इसमें लगे हुए हैं। तो एक प्लॉट में हमने अभी तक कोई सिंचाई दी नहीं है, सिर्फ वो पहली सिंचाई दी थी। लेकिन इस वर्ष में चूंकि ऐसा है कि वर्षा के देवता बहुत मेहरबान थे, तो बीच बीच में वो समय समय पर वो कुछ इनको जल प्राप्त होता रहा, तो उस इफेक्टिव रेनफॉल से हमारी एक ट्रीटमेंट है। अच्छा। और एक ट्रीटमेंट को हम ऐसा रख रहे हैं कि जिसमें हम किसी प्रकार की सिंचाई की कमी नहीं होने देंगे। तो लगभग 4 क्रांतिक अवस्थाओं में 4 सिंचाइयाँ 5-5 सेंटीमीटर की हमने प्लान की है, एक में देंगे। और 2 जो बची हुई जो हमारी जो ट्रीटमेंट है उनमें हमने क्रिटिकल स्टेज आइडेंटिफाई किया है कि उस पे हम स्ट्रेस दे करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि एक आपका मैक्सिमम टिल्डिंग स्टेज है, वहाँ पे हमने स्ट्रेस दे दिया तो कितना यील्ड लॉस होगा। और एक जो है हमारा जब रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो आएगी यानी कि डफ स्टेज जिसको कहेंगे, उस पे हम देखेंगे कि पानी नहीं देने से हमारा कितना नुकसान होगा। तो हमारे पास 4 ट्रीटमेंट ये हो गए हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम एक सिंचाई, अगर किसी किसान के पास 3 ही सिंचाई का पानी है तो कौन सा जो है ज़्यादा है। नॉर्मल तौर पे ये विश्वास किया जाता है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपको किसी प्रकार की जल की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चा बढ़ ही नहीं पाएगा तो वो तगड़ा और मजबूत कैसे होगा। यानी कि हमारा ये मानना है कि बढ़वार की अवस्था जो है वो ज़्यादा सहिष्णु है और ज़्यादा मतलब क्रांतिक मैं कह सकता हूँ कि उस पे, और ख़ास तौर से उस पे भी अगर देखा जाए, अगर पानी है आपके पास तो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे भी स्ट्रेस ना दें। बाकी के समय में थोड़ी बहुत जो अगर जल की कमी होती है तो ये वातावरण यहाँ का इस प्रकार से है कि जाड़ों के दौरान 1-2 बरसात हो ही जाती है। तो उससे सफलतापूर्वक मैं समझता हूँ कि विदिन 3 इरिगेशंस मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छा। कि 3 सिंचाई के द्वारा हम ये पूरा पैदावार ले सकते हैं जो हमें अभीष्ट है। अच्छा। तो ये प्रयास हमारा रहेगा। साथ में जो चूंकि हमने उसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में चना ले रखा है और चना उधर भी है। हाँ। तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे चना में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, तो जो रेजिडुअल जो वाटर होगा गेहूं की सिंचाई का वो चना इस्तेमाल कर ले, उसे ज़रूरत नहीं है अलग से सिंचाई देने के लिए। तो जब आगे हम प्रयास करेंगे कि 2-3 रोज़ इसकी गेहूं की, 2 चने की। तो अभी हमारी चूँकि मशीन से बुआई हो रही थी तो उसकी 9 टाइनें एक साथ चल रही थी, तो हमने इस प्रकार से स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग किया है। नहीं तो आवश्यकता पड़ने से हम ऐसी मशीन डेवलप कर लेंगे जी, जो 4 या 2 लाइनें गेहूं की बोएगी और 2 लाइनें चना की बोएंगी, तो हमें चना फ्री में मिल जाएगा। या पहले भी आप देखते होंगे कि मिक्स क्रॉपिंग में सरसों और गेहूं ऐसे ही छींट दिया जाता था। सरसों की कोई मैनेजमेंट नहीं होती थी और वो ऐसे ही पैदावार दे देती थी। सबसे पहले मार्च में सरसों हार्वेस्ट करते थे, फिर गेहूं हार्वेस्ट करते। तो ये फिर से हमें वापस उसी सिस्टम की तरफ ले जाना पड़ेगा। इस क्रॉप को कोई नुकसान पहुंचाए हुए बगैर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते हैं तो किसानों के लिए तो फायदेमंद, बिल्कुल फायदेमंद है। और सर मैं समझता हूँ कि इस विधि से किसानों की आय जो दोगुनी करने की बात की जा रही है वो भी हो जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर ये परीक्षण नहीं होता, हमारा अपना किसान का खेत होता तो हर इंच पे कुछ न कुछ लगा सकते थे। अच्छा। जैसे कि बचपन में मैंने देखा था कि खेत की मेड़ पे पहले आपको तीसी लगा दिया जाता था। या गन्ने के खेत में अगर आप जूट लगा देते थे आगे की तरफ से तो कई तरीके से बचाव भी उसमें हो जाता था। और इसमें जो है कोई ऐसी ये जगह नहीं छोड़े कि जहाँ पे कुछ ना लगा। अगर मेड़ी है तो आप उसमें कोई मूली या गाजर भी लगा करके आमदनी तो ऐसी ही बढ़ेगी ना। बिल्कुल सर। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपने बड़ी अच्छी